स्टूडेंट, आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नए अंक में आप सबों का स्वागत है। आज नए टॉपिक के फॉर्म में स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, जिसका हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है सरल रेखा या सीधी रेखा। स्टूडेंट, आज के इस खंड में हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद एक थ्योरम पढ़ेंगे स्टूडेंट कि फर्स्ट डिग्री इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करती है, और इसके बाद एंगल इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन को पढ़ेंगे, साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन का डिफिनेशन है ए स्ट्रेट लाइन डिफाइंड एज द कर्व व्हिच इज सच दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट लाई होली ऑन इट। मीनिंग ये हो गया स्टूडेंट्स कि अगर किसी कर्व के 2 पॉइंट्स को लेते हैं और उसका हम लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग करते हैं। 2 पॉइंट्स का मतलब क्या, अगर किसी भी कर्व का, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये एक कर्व है और कर्व के 2 फिक्स्ड पॉइंट को हमने लेकर के और इसको ज्वाइन कर दिया, इसी को कहते हैं लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। तो इस तरह से ये बन गया लाइन सेगमेंट। ये क्या होता है, लाइन सेगमेंट। और अगर इसी को हम थोड़ा सा एक्सटर्नल पार्ट्स को आगे कर लें और यहाँ भी हम थोड़ा सा आगे कर लें और इस तरह से इसको हम एक ड्रॉ कर दें तो यह एक लाइन बन जाता है। और स्टूडेंट, जैसा कि हमने यहाँ पर ए एक फिक्स्ड पॉइंट लिया था और बी एक फिक्स्ड पॉइंट लिया था, इसको हमने मिलाया तो ये लाइन सेगमेंट बन गया। दैट मीन्स ये इसका डिस्टेंस क्या था, तो कुछ फिक्स था, इसलिए इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है, बट ये लाइन सेगमेंट जो होता है स्टूडेंट, वो किसी लाइन का ही पार्ट्स होता है। जैसा कि देखिए, इसको हम लोग जैसे कहते हैं कि ये क्या हो गया, लाइन हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन। अब लाइन से देखिए यहाँ से 3 चीज निकलेगी। पहला तो लाइन का तो लाइन ही है, दूसरा में निकलेगी यहाँ से कि अगर एक पॉइंट्स को यहाँ पर देखिए, ये 1 पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। सो मेरा फिगर इस तरह से बन जाएगा, ये फिक्स्ड पॉइंट आपका हो गया। चलिए ओ यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग रे। ठीक है, और थर्ड पॉइंट आपका बनेगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने क्या किया, कट कर लिया, मतलब कोई एक फिक्स्ड डिस्टेंस के साथ इसको कट कर लिया। तो यहाँ जैसे हमने ए ले लिया, यहाँ हमने बी ले लिया। देखिए ए और बी यहाँ आप देख पा रहे हैं, या आप यहाँ भी बना सकते हैं, ये ए और बी। तो इसको हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो आपने देखा स्टूडेंट कि लाइन सेगमेंट किसका पार्ट्स होता है, लाइन का ही पार्ट्स होता है, मतलब ये फिक्स डिस्टेंस पर कटा हुआ एक पार्ट्स होता है। बट स्टूडेंट, जब हम इसको एक्सट्रीम कर देते हैं, इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, तो उस स्थिति में यह एक लाइन का फॉर्म ले लेती है। सो द डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन डिफाइंड एज द कर्व व्हिच इज such that a line joining segment joining 2 points on it wholly on it. So स्ट्रेट लाइन जो होता है स्टूडेंट, यहाँ जो हमने स्ट्रेट लाइन को लिया तो ए और बी के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सो अगर ए और बी के बीच के सारे पॉइंट्स इसी पॉइंट्स पर होंगे, मतलब इसी लाइन पर होंगे, लाइन सेगमेंट पर होंगे, तब ये जाकर के किसी स्ट्रेट लाइन को ये रिप्रेजेंट करेगी। तो आइए स्टूडेंट, इसके ऊपर एक थ्योरम देखते हैं कि कोई, तो यहाँ थ्योरम है स्टूडेंट्स कि द जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि ये जो थ्योरम है ये कह रहा है कि फर्स्ट डिग्री का कोई भी इक्वेशन जो होगा, मतलब उसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। फर्स्ट डिग्री का जो इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, मतलब 2 वेरिएबल्स वाले फर्स्ट डिग्री इक्वेशन जो होंगे, वो किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करती है। तो आइए इसको देखते हैं कि जैसा कि देखिए आप कि फर्स्ट डिग्री इक्वेशन और एक्स वाई इसमें क्या है, वेरिएबल्स है। सो हमको कैसे दिखाई देगा यहाँ पर, तो हमें दिखाई देगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हमें दिखाई देगा, जहां पर आप कह सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है। हाँ, तो ये क्या 0 के इक्वल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सब चलेगा। सो ए बी सी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है और एक्स वाई वेरिएबल्स है। और आप देख पा रहे हैं कि ये फर्स्ट डिग्री का फॉर्म है, मतलब यहाँ पर डिग्री कितना है इस इक्वेशन का, 1 है। सो इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो अब इसको प्रूव कर देना है कि यह किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो जैसा कि स्टूडेंट आपने डिफिनेशन में देखा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये जो पॉइंट्स, जैसे कि हमने कर्व लेकर के बताया था, ऐसे करके बताया था, तो ये जो ओनली पॉइंट होता है, ठीक है, वो इसी लाइन पर होना चाहिए, तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर देती है। सो स्टूडेंट, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी हमने ले लिया। इस पर जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस पर। हाँ, इधर भी होंगे, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों में होंगे, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों में होंगे। हाँ, या तो एक्सटर्नल होंगे या इंटरनल होंगे। सो यहाँ पर हमने किसी 2 पॉइंट्स को ले लिया। तो पहला पॉइंट हमने ले लिया x1 y1, और चलिए दूसरा पॉइंट हमने ले लिया, कहीं भी ले लीजिए, x2 y2, इस लाइन पर हमने ले लिया। ये 2 पॉइंट्स को हमने ले लिया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इक्वेशन है वो इस पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं a x1, बट यहाँ पर लिखेंगे बट x1 y1 एंड x2 y2 लाइज ऑन द लाइन का नाम कुछ दे दीजिए, चलिए L दे देते हैं। ठीक है, लाइन L।
ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट इसको आप मान सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर देखिए x2y2, तो x2y2 भी इसको सेटिस्फाइड करेगी। सो ax2 प्लस by2 प्लस c इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड हमने ले लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, तो फर्स्ट और प्लस लेमडा इंटू सेकेंड करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर लेमडा इंटू सेकेंड क्यों कर रहे हैं, ये करने का क्या मकसद है। तो देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा था इंटरनल इंटरसेक्ट और एक्सटर्नल इंटरसेक्ट, ठीक है। किसी लाइंस को कोई इंटरनल इंटरसेक्ट करती है या एक्सटर्नल इंटरसेक्ट करती है। सो उस स्थिति में हमारा जो कोऑर्डिनेट होता है, जैसे m/n के रेशियो में करता है, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये इंटरनली का बता रहा हूँ x कोऑर्डिनेट। इसी तरह से एक्सटर्नली में आप जाते हैं तो यहीं पर प्लस के जगह पर माइनस हो जाता है। सो हम ये करना चाहते हैं कि क्या ये इंटरनली एक्सटर्नली इस पर कोई पॉइंट्स और लाइज कर रही है इसके अलावा। सो यहाँ पर देखने के लिए हम यहाँ पर लेमडा का यूज किया। अब इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, तो फर्स्ट में क्या है a, इसको आप लिख सकते हैं x1 प्लस लेमडा x2 देख सकते हैं आप, इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सबको ऐड कर रहे हैं। तो x वाले पार्ट को x के साथ, y वाले पार्ट को y के साथ कर रहे हैं। सो यहाँ पर हो जाएगा b और यहाँ पर हो जाएगा y1 प्लस लेमडा इंटू y2 और प्लस c1 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अब आप क्या कीजिएगा, तो ये c को आप फ्री कर लीजिए। तो c को फ्री होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस लेमडा से डिवाइड करना होगा। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो a इंटू x1 प्लस लेमडा x2 अपॉन 1 प्लस लेमडा प्लस b इंटू y1 प्लस लेमडा y2 अपॉन 1 प्लस लेमडा। अब देखिए ये c आपका फ्री हो गया, ठीक है। अब ये जो पार्ट्स है, ये जो पॉइंट्स है, जैसे कि हमने यहाँ पर x1 y1 लिया था, x2 y2 लिया था। सो ये जो पॉइंट्स है स्टूडेंट, ये देख सकते हैं आप कि ये किसके बीच में है, x1 x2 और y1 y2, मतलब x1 y1 और x2 y2 के बीच का एक पॉइंट्स है और ये लेमडा अनुपात 1 में काट रही है, ठीक है। लेमडा अनुपात 1 में काट रही है और इसी लाइन सेगमेंट पर है। सो अब आप कहेंगे कि सर क्या ये एक्सटर्नल नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो प्लस लेमडा हमने दिया, यहाँ पर हमने प्लस माइनस लेमडा कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पर क्या होगा प्लस माइनस, यहाँ पर क्या होगा प्लस माइनस। सो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, इंटरनली इंटरसेक्ट, मतलब इसके अंदर का पार्ट्स, ठीक है। इसके अंदर का पॉइंट x1, ये p, इसको सपोज कीजिए इसको q, तो p और q जो फिक्स्ड पॉइंट हमने लिया था, मतलब लाई ऑन द लाइन सेगमेंट लिया था, उसके बीच का पॉइंट इंटरनली, प्लस वाला में क्या होता है इंटरनली और माइनस वाला में क्या हो जाएगा, तो एक्सटर्नली। माइनस वाला में क्या हो जाएगा, एक्सटर्नली, मतलब होगा कहाँ, तो उसी लाइन पर होगा, ठीक है। इसीलिए ये जो लाइन्स है हमारा, ये जो फॉर्म है हमारा, सो ये एक किसी न किसी फॉर्म को, दैट मीन्स हमने एक पॉइंट यहाँ पर एक्स वाई फिक्स कर लिया, इसका कोऑर्डिनेट एक्स के जगह पर इतना और वाई के जगह पर इतना जब हम रखेंगे तो ये एक नया फॉर्म देगी जो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन के ही फॉर्म में होगा। सो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब ये x का ही फॉर्म है, x के जगह पर इतना आ गया है, y के जगह पर इतना आ गया है, बट इसी लाइन पर है स्टूडेंट, इसलिए इसके बदले में हमने क्या किया, x और इसके बदले में हमने y। मतलब ये तो आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कभी एक्सटर्नली होगा, कभी इंटरनली होगा, कभी यहाँ पर 1 2 लीजिएगा, 3 4 लीजिएगा, तो फिर ये पॉइंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा, मतलब क्या करती है वो चेंज होती है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने क्या किया, एक वेरिएबल्स x वाले पार्ट्स के लिए x और y वाले पार्ट्स के लिए y यहाँ पर फिक्स किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। अब ये देखिए इसको हम क्या कहेंगे, रिप्रेजेंट आ स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से हमारा थ्योरम प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट। इस पर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपको कोई कहा देगा कि x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है। x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, क्या ये स्ट्रेट लाइन है। थर्ड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, क्या ये स्ट्रेट लाइन है। इसको 2x माइनस 3y माइनस 10, क्या ये स्ट्रेट लाइन है। x माइनस वाई और प्लस 10 का स्क्वायर, क्या ये स्ट्रेट लाइन है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में क्या है, ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स है। सो ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू 3, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है x इक्वल टू माइनस 10। तो देख सकते हैं आप, ये देखिए फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, बट यहाँ पर इसका डिग्री कितना है 1, इसका डिग्री कितना y का, वेरिएबल का डिग्री होता है ना। सो यहाँ पर क्या है, इसका डिग्री कितना है 2 है। सो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। क्या ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं होगा, क्योंकि x का भी डिग्री 2 और y का भी डिग्री 2। यहाँ पर देखिए फर्स्ट डिग्री इक्वेशन ये होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल होगा, इक्वल टू 0 कर लीजिए।
ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन होगा। क्या x माइनस वाई प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू 0, क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि x और y का फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है और एक्स वाई वेरिएबल भी है। हाँ, बट 10 का स्क्वायर, 10 तो कांस्टेंट पार्ट है, सो इसका स्क्वायर क्यूब कुछ भी चलेगा। यहाँ पर एक्स और वाई, मेनली एक्स और वाई को देखना है कि एक्स का डिग्री कितना और वाई का डिग्री कितना। सो यहाँ पर इसको कहेंगे हम, ये स्ट्रेट लाइन होगा। y इक्वल टू 3, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल है। y इक्वल टू 3 को आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, y इक्वल टू 3 को लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 0, इतना आप लिख सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए x का डिग्री 1, y का डिग्री 1, कांस्टेंट कहीं भी जाए कोई पता नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर y इक्वल टू 3 क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। x इक्वल टू माइनस 10 क्या स्ट्रेट लाइन होगा? बिल्कुल होगा। इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 10, इधर ले आइए 10 को, तो हो जाएगा x प्लस 10। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? इक्वल टू 0। क्या ये स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल है। इसको लिखेंगे x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए x का डिग्री कितना 1, y का डिग्री कितना 1, कॉफिशिएंट कुछ भी चलेगा, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि दोनों का कॉफिशिएंट 0 ही हो जाए, ठीक है। 0 x इंटू 0 इंटू वाई, तो कांस्टेंट आपका बच जाएगा, ठीक है। यह प्लस 10 है, कांस्टेंट तो कुछ भी चलेगा जैसा कि हमने बताया। तो ये इसको आप स्ट्रेट लाइन कहेंगे? तो बिल्कुल कहेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन कहेंगे। हाँ, बट वो पैरेलल का कंडीशन आ जाता है स्टूडेंट, सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग लेने जा रहे हैं उसका नाम है एंगल इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। मतलब किसी भी लाइन का जो एंगल होता है उसको हम लोग कैसे इंक्लाइन करते हैं, हाँ उसका मेजर हम लोग कैसे कहाँ से शुरू करेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं एंगल इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। मतलब कोई जो लाइंस होता है वो एंगल इंक्लिनेशन कैसे करती है, मतलब वो किसी एक्सिस के साथ, दैट मीन्स एक्स एक्सिस के साथ वो कितना डिग्री का एंगल बनाती है, किस डायरेक्शन में? तो पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। सो इसको हम लिख सकते हैं कि द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज द measure of the angle between the axis and the line measured in the anti clockwise direction। कहने का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि आप जैसा कि एक एक्सिस बना लिए, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये 2 डायमेंशनल एक्सिस में बना रहा हूँ। अब इस पर एक लाइन हमने ले लिया जिसका नाम हमने दे दिया AB। चलिए AB कर लीजिए, ठीक है। अब ये इसका एंगल इंक्लिनेशन कैसे होगा? तो यहाँ पर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब लाइन का जो एंगल का जो मेजर्ड होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, इसी को कहते हैं हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन। तो सपोज कर लेते हैं कि ये 100 चलिए 120 हो गया, हाँ 120 डिग्री हो गया। तो इसको आप कह सकते हैं कि एंगल इंक्लिनेशन ऑफ AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह से हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला देखते हैं, ये पहला, ये दूसरा। आपको कहा जाएगा कि इसका एंगल इंक्लिनेशन कितना होगा। चलिए ये 45 डिग्री है, तो आप यहाँ से मेजर कर पाएंगे, ठीक है, यहाँ से मेजर कर पाएंगे। ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना, ये एक्सिस है एक्स वाई, थोड़ा सा ये टेढ़ा लग रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये 45 डिग्री मतलब इस साइड से, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में। हाँ, जैसे कि आपको कहा दिया कि चलो भाई इसका क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई एंगल आपको दे दिया, चलिए 30 डिग्री दे दिया, ठीक है। तो ये 30, तो ये भी 30, ये कितना 60, तो ये कितना 60। सो यहाँ पर 60 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो गया 60 डिग्री। यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो गया 45 डिग्री। तो इस तरह से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और स्टूडेंट हम इस पर कुछ एक विशेष टॉपिक, विशेष पॉइंट रखे हैं स्टूडेंट्स। ये 3 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट्स है कि व्हेन 2 लाइन्स आर पैरेलल, अगर इसमें 2 लाइंस क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे, तो उस स्थिति में क्या होंगे, तो उस स्थिति में दोनों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये कितना डिग्री है, चलिए थीटा मान लेते हैं, थीटा हमारे पॉजिटिव डायरेक्शन में है, सो यहाँ भी क्या होगा थीटा, तब ये जाकर के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक वो लाइन पैरेलल नहीं हो सकता है। मतलब पैरेलल होने के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को इक्वल होना जरूरी है। सेकंड पॉइंट है हमारा कि द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखिए ये क्या था, ये था पहला पॉइंट हमारा। सेकंड पॉइंट अब क्या कह रहा है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के लिए एक लाइन हमने लिया, ये एक्स और ये ओ और ये वाई, मतलब ये एक्स एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल होता है। तो देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारा लाइन आप खींच सकते हैं, ठीक है। हमने चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, एक लाइन को यहाँ पर ले लिया और एक दूसरा लाइन भी यहाँ पर हम यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस के साथ ये कितना डिग्री का कोण बनाती है। तो सबसे पहली बात कि ये एक्स के साथ 0 डिग्री का कोण बनाती है। हाँ, अब कहेगा कि सर एक्स को तो छुई भी नहीं है, मतलब एक्स के साथ 0 डिग्री बनाने वाली तो एक्स पर चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप अगर एक्स एक्सिस पर ले के जा रहे हैं दोबारा तो कोई फर्क नहीं पड़ता,
हाँ, बट ये इसके बीच में कुछ डिस्टेंस भी अगर हो जाएगा और दोनों के बीच के अगर एंगल की बात होगी तो इसके दोनों के बीच का एंगल होगा या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री। सो स्टूडेंट 180 डिग्री पर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बट यहाँ डायरेक्शन सेम है। सो इसका जो मेजर होगा वो एक्स एक्सिस के साथ वो 0 डिग्री पर, दैट मीन्स इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, 0 डिग्री होगा जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। और थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स कि द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन लाई बिटवीन 0 to 180। कहने का मतलब ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 120 आपने निकाला, 45 आपने निकाला, 60 आपने निकाला, तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का जो मेजर होता है, ये तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर कर रहे हैं, वो होता है हमेशा 0 और 180 डिग्री के बीच में। 0 यहाँ पर ले लेते थीटा और यहाँ ले लेते 180 डिग्री। 0 और 180, ऐसा नहीं कि एक लाइन जो है वो 355 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ऐसा नहीं चलेगा। 0 और 180 के बीच में। बट स्टूडेंट इसमें एक चीज है कि थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, थीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाता है। यहाँ पर 90 डिग्री पर क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। जब हम लोग अगले पार्ट्स को पढ़ेंगे, दैट मीन स्लोप को पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर कोई भी स्ट्रेट लाइन अनडिफाइंड क्यों होता है। सो हम लोग अभी जनरली याद रखेंगे 0 से 180 के बीच में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, इसके आगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं होता है। आप जैसे कह सकते हैं कि जैसे एक पॉइंट हमने ले लिया, एक लाइन हमने ले लिया, यहाँ पर थोड़ा लिखने पढ़ने का काम ज़्यादा होता है स्टूडेंट। सो यहाँ पर इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये x है, ये O है और ये y है, ठीक है। हमने बताने लगा कि ये 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा, तो देखिए y एक्सिस हो गया, तो भाई क्या होगा, y एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। हाँ, या नहीं तो x एक्सिस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री। सो यहाँ पर 90 डिग्री, और ये जब स्लोप पढ़ेंगे तो 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिट होता है। सो ये थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब मोटा मोटी बात कर सकते हैं, थीटा जब 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा तो वो क्या हो जाता है, वहां पर इंक्लिनेशन क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब वो एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाता है, वाई एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में, जैसा कि हमने बताया था कि ये एक लाइन हमने लिया, अब कोई कहा दिया कि नहीं ये भी तो पॉजिटिव डायरेक्शन है सर। अब देखिए 180 से ज़्यादा भी हो रहा है ना, 180 से ज़्यादा हो जाएगा, तो जब ये 180 से ज़्यादा हो जाएगा तो इसको आप लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा। क्या ये चलेगा क्या, तो बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बट ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का जो हम मेजर करते हैं वो यहाँ पर अगर ये थीटा है, देखिए तब ना यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 180, सही है, तो ये हो जाएगा थीटा। अब इंक्लिनेशन का मेजर होता है 10 पर, जब हम स्लोप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सो 10 थीटा इक्वल टू 10 पाई प्लस थीटा, इसीलिए हम लोग दोनों देखिए इक्वल हो गया, इसीलिए हम लोग पाई प्लस थीटा का मेजर नहीं करते, मतलब 180 से ज़्यादा का मेजर नहीं करते, क्योंकि हमें ऑलरेडी यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में उतना वैल्यू आ जाता है। सो आप मोटा मोटी बात रखेंगे याद पॉइंट 3 में कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमेशा 0 और 180 डिग्री के बीच होता है। 90 डिग्री पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अनडिफाइंड होता है, मतलब वो हो जाता है परपेंडिकुलर। तो इस पर आइए कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक्सिस है, एक्सिस पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये एंगल ए कितना है 80 डिग्री, एंगल सी क्या है 80 डिग्री और एंगल बी क्या है 20 डिग्री इस ट्रायंगल में। और एक कंडीशन दिया हुआ है कि अरे एक तो कंडीशन है ही नहीं, हाँ सो यहाँ पर लिख देते हैं AC जो है वो पैरेलल है DE के। AC क्या है, DE के पैरेलल, मतलब ये जो लाइन है ये AC के पैरेलल है, AC पैरेलल टू DE। अब इसमें कह रहा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन BC, वो BC का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा। सो देखिए स्टूडेंट, ये 80 डिग्री हो गया, तो ये तो दोनों पैरेलल है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 डिग्री, ये भी हो जाएगा 80 डिग्री। तो आप भली भांति जानते हैं कि इसका वैल्यू कितना, तो 120। सो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ BC कितना हो जाएगा, 120 नहीं 180, सही है। तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री, और ये हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब इसी तरह से देखिए कि फिर कह रहा है कि इंक्लिनेशन किसका, AB का, मतलब ये 80 है तो ये भी 80 होगा, ये भी 80 होगा। तो इस तरह से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ AB कितना हो जाएगा 80 डिग्री, और इस तरह से स्टूडेंट हमारा आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट्स की वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।